तो नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं और यकीन मानिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला करना पड़ रहा है, खासतौर से इस बात की पृष्ठभूमि में कि जहां तक सीटों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट जनता दल यूनाइटेड से बेहतर है, यानी कि भाजपा को ज्यादा सीटें मिली हैं, मगर बावजूद उसके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और वजह भी साफ है दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार जैसी विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में नहीं है। आज जब भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई तो सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सम्राट चौधरी सामने उभरे। वो सम्राट चौधरी जो हत्या में आरोपी नहीं गुनहगार हैं, मगर उम्र की वजह से, या जैसा कि प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं कि अपनी उम्र को लेकर जो उन्होंने हेराफेरी की उसके चलते वो बच गए। सम्राट चौधरी जिनकी डिग्री को लेकर सवाल है, तो स्वाभाविक सी बात है, जहां तक टैलेंट की बात है, प्रतिभा की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बेहतरीन चेहरा सम्राट चौधरी हैं। स्वाभाविक सी बात है, नीतीश कुमार जो 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, नीतीश कुमार जिनका फोकस लगातार बच्चों की, महिलाओं की शिक्षा पर था, नीतीश कुमार जिन्होंने शराबबंदी लागू की, नीतीश कुमार जो महिलाओं को, बच्चियों को साइकिल दे रहे थे, उनका फोकस जो था वो प्रदेश की जनता देख रही थी। और यही वजह है कि आज ज्यादा सीट होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनवा सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जानते हैं कि नीतीश कुमार जैसी क्रेडिबिलिटी, उनके जैसी विश्वसनीयता भाजपा के किसी नेता में नहीं है। इसमें दो राय नहीं है कि इन चुनावों में चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो बहुत अहम रही है, वो किसी भी कीमत पर निष्पक्ष नहीं थी। सबसे बड़ी बात, 6 अक्टूबर को आचार संहिता की घोषणा होती और बावजूद उसके महिलाओं के खाते में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार बार 10,000 रुपए गए। प्रशांत किशोर तो आरोप लगा रहे हैं कि जो पैसा वर्ल्ड बैंक से आया था वो बिहार में लगाया गया। तो स्वाभाविक सी बात है, जब 40,000 करोड़ रुपए चुनावों में जाएगा, चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए, तो जीत तो मिल नहीं थी। और यहां 10,000 की बात है, यह मत भूलिए, महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन को 2,000 रुपए, लाड़की बहन योजना के 2,000 रुपए के चलते जीत मिली थी। मगर यह भी हकीकत है दोस्तों, अगर चुनाव आयोग ने मदद की तो कुछ सीटों की मदद कर सकती थी। अब विपक्ष जो है, खासतौर से महागठबंधन, यह आरोप लगा रहा है कि भाई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जिस तरह से महागठबंधन के वोटर कटे, और वो अपने तर्ज पर सबूत भी पेश कर रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से 10,000 रुपए चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाकर दिए गए। वो बात सही है, मगर यह भी हकीकत है दोस्तों कि एनडीए का जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, खासतौर से चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने के बाद, वो कास्ट कॉम्बिनेशन तेजस्वी के पास नहीं था। तो यह मुकाबला पहले से ही गैर बराबरी का था अगर हम कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, क्योंकि भाजपा के पास न सिर्फ अपनी पार्टी थी, जीतन राम मांझी थे, इसके अलावा चिराग पासवान थे और ऐसे कई दिग्गज नेता थे जिनका कास्ट कॉम्बिनेशन तेजस्वी यादव की महागठबंधन पर भारी पड़ रहा था। तो जीत पहले से दिखाई दे रही थी। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि ये 140 से 200 का जो फर्क है, यह फर्क सही मायने में चुनाव आयोग की भूमिका के चलते हुआ, जिसने चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि इसी मंच पर मैंने आपको बार बार बताया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दिल्ली में वोट कर रहे थे, वो यहां बिहार में आकर वोट कर रहे थे। और ये तो वो नाम थे जिन्होंने बेवकूफी में अपना नाम डाल दिया। सोचिए कितनी बड़ी तादाद में सब हो रहा होगा। कपिल सिब्बल ने एक्सपोजे किया था कि किस तरह से अश्विनी वैष्णव ने
विशेष ट्रेन शुरू की थी जिसमें बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बिहार में लाए गए थे वोट देने के लिए। यानी कि एक बार फिर चुनाव आयोग खामोश। महागठबंधन के नेता मसलन अनंत सिंह, जिन पर हत्या का आरोप है, दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप, वो 50-50 गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे थे। ललन सिंह, सांसद ललन सिंह, वो खुलकर कह रहे थे कि विपक्ष के नेता को घर से बाहर मत निकलने दो, और चुनाव आयोग खामोशी से इस तमाशे को देखता रहा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि यह चुनाव बराबरी का नहीं था, मगर यह भी हकीकत है दोस्तों, जैसे मैंने बताया, कास्ट कॉम्बिनेशन। और अब मैं जो बात बोलने वाला हूं बहुत दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी अब यह अफसोस मना रही होगी कि काश हमें 200 सीटें ना मिलती, काश 140 के आसपास जो है यह आंकड़ा सिमट जाता। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि अगर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते और अगर हमारे पास 90 सीटें होती और अगर जनता दल यूनाइटेड के पास 30-40 सीटें होती, तो जाहिर सी बात है जनता दल यूनाइटेड दावेदारी पेश नहीं कर सकता था। इसीलिए इस वक्त ये जो 200 का आंकड़ा है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मायूस होगी, क्योंकि अगर 200 का आंकड़ा ना होता, 140-150 के आसपास होता और भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती, तो मुझे इस बात में दो राय नहीं है कि सम्राट चौधरी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होते और वो एक नया विवाद शुरू होता। मगर हकीकत यह भी है दोस्तों, एक तरफ नीतीश कुमार, उनकी विश्वसनीयता लोगों में, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जिन्होंने चुनावों में मुद्दे उठाए थे, नौकरी की बात कर रहे थे, बेरोजगारी, महंगाई की बात कर रहे थे, मगर जैसे ही हार का सामना करना पड़ा है वो पूरी तरह से खामोश हो गए। उनकी बहन ने बहुत गंभीर आरोप लगाए, चप्पल मारने के आरोप, यह तक कहना कि मुझे यह कहा गया, यह ताना मारा गया कि तुमने अपनी खराब किडनी दे दी। अब तक उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं कहा है कि यह आरोप या ये चीजें तेजस्वी यादव ने की, मगर गोदी मीडिया अभी से एआई जेनरेटेड तस्वीरें जो है वो पेश कर रहा है, जिसमें तेजस्वी के हाथ में चप्पल दिखाई गई है। तेजस्वी यादव को इन मुद्दों पर सामने आकर बोलना पड़ेगा, वो खामोश नहीं रह सकते। उन्हें सामने इसलिए भी आना पड़ेगा क्योंकि आपका जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल रसातल में है, और बिहार की राजनीति में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं 25-30 सीटों के बाद कांग्रेस और आरजेडी की बहुत ही दयनीय हालत है। ना तेजस्वी यादव अब तक सामने आए हैं और ना ही राहुल गांधी केंद्र में, उन्होंने बस एक ट्वीट दिया, भूल गए। तो यह अपने आप में बहुत चिंतित करने वाला है दोस्तों। इसमें दो राय नहीं है कि पिछले 11 सालों में यह लोकतंत्र जो हम अपने देश में देख रहे हैं वो आलोचकों के हिसाब से एक छलावा है, क्योंकि जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है, कोई जवाबदेही नाम की चीज नहीं है। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि विपक्ष भी उस तेवर में बर्ताव नहीं कर सकता। जवाबदेही हर स्तर पर होती है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सरकार हो। अगर भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही में विश्वास नहीं करती तो इसका मतलब यह नहीं कि विपक्ष भी उसी का अनुसरण करे। और जहां तक जवाबदेही की बात है, आपको याद होगा दोस्तों, इस पूरे चुनाव में नीतीश कुमार ने एक भी पत्रकार से बात नहीं की, वो खामोश रहे। यहां तक कि चुनावी घोषणा पत्र जब जारी हुआ था तब आपको याद है तमाम लोग मंच पर खड़े हुए थे और उसके बाद सब गायब हो गए, सब चले गए बगैर सवालों के जवाब दिए। तो जवाबदेही पूरी तरह से गायब। और अब जबकि 200 सीटें आ गई हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुद्दों के प्रति किस तरह की जवाबदेही होने वाली है। मगर इस मंच पर हम सरकार को कटघरे में रखते रहेंगे, उन्हें उनके वादों की याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि 200 सीटों के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का अहंकार आने वाला है नेताओं में। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि नीतीश कुमार ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार मुद्दों पर रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों में उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठाए जाते रहे। मगर आज यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार के इतिहास में जो मुकाम कर्पूरी ठाकुर का रहा है, या फिर बिहार के पहले मुख्यमंत्री का रहा है, या देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का रहा है, या फिर राम मनोहर लोहिया का रहा है, आज नीतीश कुमार, मैं ये नहीं कहूंगा कि उस मुकाम में है, मगर 20 साल से अगर एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है, तो जिन महापुरुषों का मैंने नाम लिया, नीतीश कुमार उनसे कम भी नहीं है। वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं। विवाद एक अलग मुद्दा है,
पलटना एक अलग चीज हो सकता है, उसे हम पॉलिटिकल सर्वाइवल कह सकते हैं, यानी कि अपने आप को राजनीतिक तौर पर बचाए रखना। मगर 20 साल बिहार जैसी राजनीति में जहां इस कदर अनिश्चितता है, वहां पर अपना मुकाम बनाए रखना यह कोई कम चीज नहीं है। दोस्तों, 2015 में जब बिहार के चुनाव हुए थे, जब महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल थे और जब वो सत्ता में आए थे, उस वक्त जब मैं बिहार की सड़कों पर घूम रहा था, 2015 की बात कर रहा हूं, तो मैंने जो एक बुनियादी फर्क देखा था वो था लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के चलते मैंने देखा था सड़कों में सुधार नीतीश कुमार के मौजूदगी के चलते, और मैंने देखा था लड़कियों की शिक्षा में सुधार नीतीश कुमार की विरासत के चलते। और इस लिहाज से यह नीतीश कुमार की बड़ी उपलब्धि है। बिहार में बसने वाले व्यक्ति के लिए यह अपने आप में गौरवान्वित करने वाला लम्हा है, क्योंकि कम से कम नीतीश कुमार इन मुद्दों पर फोकस कर रहे थे, और इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि वो इन मुद्दों पर फोकस कर रहे थे, लिहाजा आने वाली जो राजनीति है वो लगातार मुद्दों पर बनी रही। चाहे प्रशांत किशोर जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे थे, चाहे तेजस्वी जो नौकरी की बात कर रहे थे, क्योंकि अब जो भी पार्टी सत्ता में आएगी उसे पता होना होगा कि उसे मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, लोगों के मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। मगर मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दो राय नहीं कि इन चुनावों में उस 10,000 रुपए ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और चुनाव आयोग की जो पूरी भूमिका थी वो कटघरे में थी। मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, मगर जैसे मैंने कहा, जीत का अंतर 140 से 200 हो गया होगा, मगर यह भी सच है कि एनडीए की जो भूमिका थी या एनडीए की जो मौजूदगी थी वो महागठबंधन के मुकाबले पहले से ज्यादा मजबूत थी, चुनावों में पहले ही ज्यादा मजबूत थी। इसे भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहरहाल, इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं कि अलग अलग लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं, मैं आपको 3 बयान सुनाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के 2 और अमित शाह के 1। यह बयान मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि चुनाव के आखिरी दिनों में स्वयं प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार का नाम लेना बंद कर दिया था। सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं, और यहां पर वो नीतीश का नाम भी नहीं ले रहे हैं। जरा जोर से बोलो, तीर छाप और कमल छाप पर बटन दबाओगे? जोर से बोलो, दबाओगे? फिर से एनडीए सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं एनडीए के शपथ ग्रहण में आऊंगा। यह चुनावों से पहले की बात है, मगर यहां नीतीश का नाम गायब है। सुना जाए। मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी, और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। और यही नहीं, प्रधानमंत्री अपनी हर रैली में नीतीश का नाम नहीं ले रहे थे, कह रहे थे एनडीए की जीत, एनडीए की जीत, और जनता दल यूनाइटेड को भी भूल रहे थे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लग रहा था कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रहे हैं और नीतीश कमजोर होंगे। क्या यही वजह है कि वो नीतीश का नाम नहीं ले रहे थे? सुनिए उन्होंने क्या कहा था एनडीए की जीत के बारे में। 11 नवंबर को आपका वोट एनडीए के सभी उम्मीदवारों को मिलेगा तो एनडीए की प्रचंड जीत तय हो जाएगी। और कल ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे, और जब गिरिराज सिंह से सवाल पूछा गया था तब उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया था। यानी कि आखिरी लम्हे तक उन्हें उम्मीद थी कि नीतीश कुमार की जगह कोई और बने मुख्यमंत्री, यानी कि वो सम्राट चौधरी जिन्होंने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे मैं अपना मुरेठा नहीं उतारूंगा। सुनिए अब वो क्या कह रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद देता हूं, पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार। और हाँ, मैथिली ठाकुर पहली बार विधायक बन के आई हैं। सुनिए वो क्या कह रही हैं। अच्छा लग रहा है, आज पार्टी के लिए बड़ा दिन है, हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है। उम्मीद है कि आप भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सर, मैं पार्टी का जो आदेश होगा उसको मानेंगे। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले माननीय चिराग पासवान प्रधानमंत्री की मौजूदगी को लेकर कितने खुश हैं शपथ ग्रहण समारोह में, सुना जाए।
जो ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोग के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। और स्वाभाविक सी बात है, पार्टी के नेता यानी भाजपा के नेता कांग्रेस को कैसे भूल सकते हैं। माननीय गिरिराज सिंह, जिनके मुंह से आप अक्सर अपशब्द सुनते हैं, आपको याद होगा एक डिबेट में उन्होंने अपनी परम प्रिय मीडिया की जो उनके भक्त थे उन्हें मंथरा बता दिया था। उनके संपादक से उनकी नौकरी छीनने की बात कर दी थी। अब वो कांग्रेस की हेकड़ी की बात कर रहे हैं। सुना जाए। ये एनडीए की सरकार है देश में, जो 20 साल बाद भी जनता का विश्वास जीतने में अपार समर्थन और आशीर्वाद मिला है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी आज ऐसे श्रिंक कर गई है कि जितना बिहार में बीजेपी को मिला है पिछले 6 चुनाव में, उतने विधायक कांग्रेस के 6 राज्यों के 6 चुनाव में फिर भी कांग्रेस की हैकड़ी नहीं जा रही है, आकरण नहीं जा रही है, जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, देश को गाली देना बंद नहीं किए हैं। लालू जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनपीए हो गया, लोगों ने नकार दी जात पात को, लोगों ने नए बिहार के लिए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि 200 सीट के साथ एनडीए जो है उसमें अहंकार नहीं आएगा, वो मुद्दों के प्रति समर्पित रहेगी। क्योंकि इस वक्त तेजस्वी की हालत बहुत पतली है, न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि निजी तौर पर भी उनका परिवार लगभग बिखर रहा है। वो दबाव उन पर है। उनकी बहन ने जिस तरह से सामने आकर बयान दिया है, देश के एक बहुत बड़े तबके में उन्हें खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनके हाथ में चप्पल तक दिखा दी गई है। तो तेजस्वी यादव दबाव में है। ऊपर से उनके पास आंकड़े भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार यानी 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। अब उनकी हालत खराब है। 25 सीट, बहुत ही दयनीय हालत है। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि बावजूद इसके वो जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशांत किशोर, जिन्हें बेशक शून्य मिला हो, एक बहुत बड़ा शून्य, मगर वो भी मुद्दे उठाते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा होगा, क्योंकि जब सत्तारूढ़ गठबंधन बहुत ताकतवर हो जाता है ना, तो इस वक्त 2 लोगों की भूमिका बहुत अहम होती है। एक है मीडिया और दूसरी तरफ विपक्ष। इन दोनों का किरदार और ज्यादा अहम हो जाता है। और आप जानते हैं, गोदी मीडिया तो वैसे भी जिस भी गठबंधन में भाजपा शामिल हो वहां सवाल ही नहीं उठाती। हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं। मगर इस मंच पर हम सवाल उठाते हैं और सवाल उठाने से डरते नहीं हैं। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।